आसमान में एक विशाल ग्रह अपनी तय कक्षा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अचानक वो जैसे ब्रेक लगाता है। हाँ, एक पल के लिए रुकता है। बिल्कुल, पूरी तरह से रुकता है और हाँ। फिर उल्टी दिशा में चलने लगता है। सदियों से इस दृश्य ने इंसानों को बहुत हैरत में डाला है। हैरत में भी डाला है और कभी-कभी डराया भी है। सही कहा। इसी उल्टी चाल को वक्री गति या रिट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। आम धारणा तो यही है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी या जादुई ताकत काम कर रही है। जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं माना जाता, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ये कहें कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन और शुद्ध भौतिकी है। ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि जब हम प्राचीन खगोल विज्ञान या ज्योतिष की बात करते हैं तो अक्सर सीधे नतीजों पर कूद पड़ते हैं। वही तो। मुझे इस पर हमेशा एक उपमा याद आती है, जैसे मान लीजिए किसी को कार चलानी हो। अच्छा। हाँ, और अगर उस व्यक्ति को यही ना पता हो कि इग्निशन कहाँ है, गियर कैसे बदलते हैं या क्लच और ब्रेक के पीछे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, तो वो सही से ड्राइविंग कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। बिना तकनीकी पृष्ठभूमि समझे कार लेकर सड़क पर निकल जाना तो सिर्फ दुर्घटना को दावत देना है। प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ये इंजीनियरिंग वाली उपमा बहुत ही सटीक है। शुक्रिया। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य ही यही है कि हम इसी इंजीनियरिंग को समझें। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी। बात सिर्फ दुर्घटना से बचने की नहीं है। बात यह है कि जब तक उस बुनियादी मैकेनिक्स को नहीं समझा जाएगा कि आसमान में ग्रहों की भौतिक गतियां कैसे काम कर रही हैं, तब तक उनके परिणामों का सही आकलन करना पूरी तरह से असंभव है। ये पूरी तरह से एक खगोलीय और गणितीय आधार है। सही बात है। और बिना इसे समझे ग्रहों के प्रभावों की बात करना हवा में तीर चलाने जैसा है। एकदम सही। इस चर्चा का लक्ष्य ही यही है कि उन प्राचीन सूत्रों और आधुनिक भौतिकी के बीच के उस सटीक तालमेल को सामने लाया जाए, जो अक्सर भ्रांतियों और सतही ज्ञान के शोर में कहीं दब जाता है। हाँ, तो वक्री ग्रहों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये पूरी खगोलीय व्यवस्था टिकी है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कार के इंजन को समझना शुरू करते हैं। और इस इंजन को समझने की शुरुआत इतिहास के सबसे बुनियादी और विवादास्पद सवाल से होती है। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि क्या हमारी कार यानी हमारी पृथ्वी चल रही है या ब्रह्मांड के केंद्र में एक जगह स्थिर खड़ी है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए एक ऐसा संदर्भ सामने आता है जो सच में आंखें खोलने वाला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 189वें सूक्त का पहला ही मंत्र है आयंग गौ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। अब आमतौर पे जब कोई गौ शब्द सुनता है तो दिमाग में तुरंत गाय की छवि बनती है। हाँ, लोग अक्सर शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। बिल्कुल, लेकिन शास्त्रीय संस्कृत में इसका अर्थ पूरी तरह से वैज्ञानिक और खगोलीय है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जरूर। ये खगोल शास्त्र के इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत क्षण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। संस्कृत में गौ शब्द गम धातु से बना है। अच्छा। हाँ, और अगर हम पाणिनि के व्याकरण को देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है जाना या मूविंग अराउंड, यानी जो निरंतर गतिशील है। अरे वाह, मतलब जो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। जब वेद मंत्र अयंग गौ कहता है तो उसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है ये चलती हुई पृथ्वी। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। और ये कोई अकेला मंत्र नहीं है। ये आगे स्पष्ट करता है कि ये गतिशील पृथ्वी चमकते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मतलब ये कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट खगोलीय तथ्य है जो हजारों साल पहले दर्ज किया गया था। हाँ, बिल्कुल, एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जहां आकर कई ऐतिहासिक गुत्थियां सुलझ जाती हैं। हजारों साल पहले ही ग्रंथों ने साफ कर दिया था कि पृथ्वी अचला यानी स्थिर नहीं है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर मूल ग्रंथों में ये इतना स्पष्ट था तो बाद में ये धारणा कैसे बन गई कि पृथ्वी स्थिर है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। समय के साथ हुआ ये कि कुछ बाद के व्याख्याकारों या धर्मशास्त्रियों ने वेदों के मूल वैज्ञानिक शब्दों का बहुत ही सतही अर्थ निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। हाँ, उन्होंने गौ को सिर्फ एक जानवर मान लिया
और खगोलीय गतिशीलता के सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये तो बहुत बड़ी भूल थी। बिल्कुल, लेकिन असली पेंच यहाँ है। जब तक पृथ्वी को गतिशील नहीं माना जाएगा, तब तक वक्री गति का कोई वजूद ही नहीं हो सकता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आसमान में अन्य ग्रहों की गति में जो बदलाव नजर आते हैं, कभी उनका पीछे की तरफ जाना, कभी धीमा होना, ये सब केवल इसीलिए घटित होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यानी दोनों की सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, ही इन घटनाओं को जन्म देती है। एकदम सही। पृथ्वी की गति को माने बिना वक्री ग्रहों के विज्ञान को समझना पूरी तरह से असंभव है। चलिए मान लिया कि ये बात स्थापित हो गई कि पृथ्वी घूम रही है, ये समझ आता है। हाँ, लेकिन अगर सब कुछ एक ही दिशा में यानी आगे की तरफ घूम रहा है, तो अचानक आसमान में कोई ग्रह रिवर्स गियर में कैसे जा सकता है? ये बहुत ही आम दुविधा है। मतलब क्या वो सच में अपनी कक्षा में पीछे मुड़ जाते हैं? इसे समझने के लिए मैं हमेशा उस ट्रेन वाले उदाहरण के बारे में सोचता हूँ। वो ट्रेन वाला उदाहरण बहुत काम आता है। हाँ, अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में अगल बगल की पटरियों पर चल रही हों और एक ट्रेन दूसरी से ज्यादा तेज हो, तो तेज ट्रेन की खिड़की से देखने पर धीमी ट्रेन ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ जा रही हो। बिल्कुल। क्या वक्री ग्रहों का सिद्धांत भी ठीक यही है? ट्रेन का ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाला उदाहरण काफी हद तक इसे स्पष्ट करता है। ग्रह असल में कभी पीछे नहीं मुड़ते। अच्छा, वो आगे ही बढ़ते रहते हैं? हाँ, वे अपनी कक्षा में लगातार आगे ही बढ़ते रहते हैं। होता यह है कि जब पृथ्वी जो कि सूर्य के करीब है और तेजी से घूम रही है, किसी बाहरी ग्रह को ओवरटेक करती है, जैसे मंगल या गुरु को। बिल्कुल, तो पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह पीछे छूटता हुआ महसूस होता है। यही वक्री गति का भ्रम है। तो ये सिर्फ नजरों का धोखा है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन की नहीं है। तो और क्या है इसके पीछे? बात उस बल की है जो इन गतियों को नियंत्रित करता है। आखिर इन ग्रहों की गति कम या ज्यादा क्यों होती है? असल सवाल यही है। आधुनिक विज्ञान तो इसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कहता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि प्राचीन ग्रंथों ने इस अदृश्य बल को किस तरह से देखा और समझाया। हाँ, वो दृष्टिकोण बहुत ही उन्नत था। जैसे केपलर के निरंतर गति के नियम बताते हैं कि कोई भी पिंड एक सीधी रेखा में समान गति से तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। न्यूटन ने इसे एक अदृश्य बल बताया। सही कहा। और प्राचीन सूर्य सिद्धांत में इस पूरी प्रक्रिया को प्रवाह कहा गया है। प्रवाह, ये बड़ा ही दिलचस्प शब्द है। हाँ, सूर्य सिद्धांत में इसे प्रवाह नामक वायु के रूप में कल्पित किया गया था। अब यहाँ वायु का मतलब हवा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा अदृश्य प्रवाह या फोर्स जो ग्रहों को धकेलता या खींचता है। उस दौर में गुरुत्वाकर्षण के लिए ये सबसे बेहतरीन पारिभाषिक शब्द था। यानी उन्होंने उस बल के प्रभाव को सदियों पहले महसूस कर लिया था और बाद में भास्कराचार्य ने तो इसे और भी तकनीकी रूप दे दिया। बिल्कुल, भास्कराचार्य का योगदान इसमें बहुत बड़ा है। हाँ, उन्होंने इसके लिए सीधे आकर्षण शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, है ना? एकदम सही। भास्कराचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा कि सूर्य के चारों ओर मौजूद ग्रह इसी आकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं। इसी वजह से वे ब्रह्मांड में नीचे नहीं गिरते। हाँ, या अपनी कक्षा से बाहर नहीं छिटकते। अब इस आकर्षण शक्ति का वक्री गति से क्या संबंध है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना सबसे अहम है। सूर्य की ये आकर्षण शक्ति ग्रहों को एक निश्चित सीमा तक ही दूर जाने देती है। अच्छा। जब कोई ग्रह सूर्य से अपनी अधिकतम संभव दूरी पर पहुंचता है, जिसे आधुनिक खगोलशास्त्र में ग्रेटेस्ट एलोंगेशन कहा जाता है, और प्राचीन सिद्धांत में इसे क्या नाम दिया गया है? इसे परम इनांतर का नाम दिया गया है। तो जब ग्रह वहां पहुंचता है तो सूर्य का बल उसे और आगे जाने से रोक देता है। इसे समझने के लिए अगर हम किसी रस्सी का उदाहरण लें, जैसे किसी को एक लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया हो। ये काफी अच्छी उपमा है। वो एक हद तक ही दौड़ सकता है और फिर रस्सी झटके से उसे रोक लेगी। रस्सी का उदाहरण अच्छा है, लेकिन खगोल विज्ञान में रस्सी ठोस होती है। यहाँ हम एक अदृश्य बल की बात कर रहे हैं जो थोड़ा लचीला होता है। तो फिर क्या उदाहरण सही रहेगा? ये एक बहुत बड़े रबर बैंड की तरह ज्यादा काम करता है। जब ग्रह उस अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो रबर बैंड पूरी तरह खिंच चुका होता है। अरे वाह, ये रबर बैंड वाली बात एकदम सटीक बैठती है। हाँ, तो अब सूर्य उसे वापस पीछे खींचता है। इस खींचातानी के बीच कुछ समय के लिए ग्रह न आगे जाता है न पीछे।
उसका वेग पृथ्वी के सापेक्ष एकदम शून्य हो जाता है। मतलब वो एक पल के लिए रुक जाता है। बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में इसी क्षण को विकल गति या स्टेशनरी स्टेट कहा गया है। और फिर जब वो वापस सूर्य की ओर खिंचने लगता है, तब वो अपनी कक्षा में उस इल्यूजन के कारण वक्री प्रतीत होता है। एकदम सही। ये पूरी तरह से दूरी, वेग और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का एक जटिल लेकिन बहुत ही सटीक खेल है। ये सच में दिमाग के तार खोलने वाला है। मतलब ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सूर्य की आकर्षण शक्ति और ग्रह की दूरी के बीच की रस्साकशी है। हाँ, शुद्ध भौतिकी। लेकिन यहाँ एक और पेच है। जब सूर्य इन ग्रहों को वापस खींचता है तो ये हमेशा एक ही स्पीड में नहीं चलते हैं ना? बिल्कुल नहीं, उनकी स्पीड लगातार बदलती रहती है। हाँ, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर पाराशर मुनि के सूत्रों में, ग्रहों की 8 अलग-अलग गतियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। 8 गतियां। वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतर, सम, शीघ्र और अतिशीघ्र। ये तो पूरी तरह से वेग यानी वेलोसिटी का भौतिक विज्ञान लगता है। हाँ, 8 अलग-अलग गियर। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। वेलोसिटी, ये विशुद्ध वेलोसिटी और त्वरण यानी एक्सेलरेशन का विज्ञान है। तो ये कैसे काम करता है? ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह एक परफेक्ट गोल कक्षा में नहीं घूमता। उनकी कक्षाएं अंडाकार यानी एलिप्टिकल होती हैं। अच्छा, इस वजह से पृथ्वी से उनकी दूरी हमेशा बदलती रहती होगी। हाँ, जब ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसकी गति सबसे धीमी होती है, जिसे मंदोच्च या एपोजी कहते हैं। और जब वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति अत्यधिक तेज हो जाती है, जिसे शीघ्रोच्च या पेरिजी कहते हैं। तो पराशर मुनि की 8 गतियां वास्तव में इसी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के अलग-अलग चरण है। बिल्कुल, ये उसी बदलती हुई गति के अलग-अलग स्तर हैं। और यहीं पर द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी का वो सिद्धांत आता है, जो इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देता है। हाँ, वो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर मैं कंकड़ हाथ से फेंकूं तो शायद सिर्फ थोड़ा दर्द होगा, कोई घाव नहीं। लेकिन अगर उसी कंकड़ को एक पिस्तौल से दागा जाए तो उसका वेग इतना ज्यादा होगा कि वो शरीर के अंदर तक चला जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। द्रव्यमान वही है, कंकड़ वही है, लेकिन वेग ने उसकी ताकत को विनाशकारी बना दिया। हवा का उदाहरण भी ऐसा ही है। हवा का उदाहरण कैसे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा सिर्फ एक सुहानी आंधी लगती है, लेकिन जब वेग 80 या 100 किलोमीटर हो जाता है तो वही हवा एक विनाशकारी तूफान बन जाती है, जो छतों को उड़ा ले जाती है। बिल्कुल। ये बहुत ही शानदार तुलना है। और यही वेग खगोल शास्त्र से ज्योतिष के फलादेश में परिवर्तित होने की असली धुरी है। ये फलादेश में कैसे बदलता है? जब कोई ग्रह वक्री होता है, विशेषकर जब वह अनुवक्र या अतिवक्र गति में होता है, तो वो केवल पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता। तो और क्या होता है? वो पृथ्वी के अत्यधिक करीब होता है और उसकी गति औसत से कई गुना तेज होती है। इसे एक हवाई जहाज के उदाहरण से गहराई से समझा जा सकता है। अच्छा, हवाई जहाज का उदाहरण? हाँ, जब एक कमर्शियल हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उसकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद जमीन से देखने पर वो हमें रेंगता हुआ सा लगता है। और उसकी कोई आवाज भी नहीं आती। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब वही हवाई जहाज लैंड करने के लिए धरती के करीब आता है, मान लीजिए मात्र 500 फीट ऊपर, तो परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। एकदम बदल जाता है। उसका आकार इतना विशाल लगने लगता है कि आसमान छिप जाता है। इंजनों का शोर कान फोड़ने वाला होता है और उसके गुजरने के वेग से आसपास की इमारतों के शीशे तक हिल जाते हैं। बिल्कुल सटीक। वक्री ग्रह उसी लैंड करते हुए हवाई जहाज की तरह होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वे धरती के इतने करीब आ चुके होते हैं कि खगोलीय रूप से उनका आकार या बिंब बड़ा दिखाई देता है और उनकी गति बहुत तीव्र होती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में वक्री ग्रह के लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, महावीर्या, है ना? हाँ, महावीर्या यानी अत्यधिक बलशाली या हाईली पोटेंट। गति और आकार का ये गठजोड़ ग्रह की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो बहुत ही गहरा विज्ञान है। ये समझना जरूरी है कि जो ग्रह जितना करीब और जितनी तेज गति में होगा, उसकी पृथ्वी के वायुमंडल और मानव जीवन पर प्रभाव डालने की क्षमता उतनी ही तीव्र होगी। यहाँ से ये चर्चा उस बिंदु पर पहुंचती है जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा रहता है,
क्योंकि अब तक हमने इंजन समझ लिया, गुरुत्वाकर्षण, अंडाकार कक्षाएं और वेग का विज्ञान समझ लिया। हाँ, अब एप्लीकेशन की बारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गति और धरती से इस निकटता का असर इंसानी जीवन पर क्या होता है। यहीं से ये भौतिक विज्ञान फलादेश में तब्दील होता है। और यहाँ एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। अक्सर लोग यही मानते हैं कि वक्री ग्रह हमेशा बुरे, डरावने या नुकसान करने वाले होते हैं। लेकिन जो प्राचीन सूत्र हैं वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। मैं कहूंगी कि ये ज्योतिष की दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वक्री का मतलब विनाशकारी है। तो असलियत क्या है? वक्री होने का मतलब केवल और केवल इतना है कि ग्रह के पास अत्यधिक बल या वेग आ गया है, वो एक महावीर्य अवस्था में है। एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा। हाँ, अब वो बल सकारात्मक परिणाम देगा या नकारात्मक, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो ग्रह किसी विशेष स्थिति या कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ। मतलब ये ठीक बिजली की तरह है। बिल्कुल, अगर वो सही दिशा में है तो पूरे शहर को रोशन करेगी और गलत दिशा में है तो शॉर्ट सर्किट से आग लगा देगी। इसका मतलब है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो छप्पर फाड़ कर फल दे सकता है। एकदम सही। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो वो एकदम से राजयोग या लॉटरी लगने जैसी स्थिति बना सकता है। लेकिन अगर वही ग्रह अशुभ है तो वो व्यसंदा बन जाता है, यानी मुसीबतों का पहाड़ लेकर आता है। हाँ, और अगर ग्रह न्यूट्रल यानी सम है तो वो वृथाचम पैदा करता है। वृथाचम मतलब बिना बात की भागदौड़ और व्यर्थ की यात्राएं। बिल्कुल। इसे थोड़े और व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए हम भावों यानी हाउसेस का उदाहरण ले सकते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक रहेगा। मान लीजिए कोई ग्रह अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव शरीर की गहराई, आयु, छिपी हुई चीजों और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। अब अगर वो ग्रह मूल रूप से शुभ फल देने वाला है और वक्री होकर वहां बैठा है तो क्या होगा? क्या होगा? वो अपनी लैंड करते हुए हवाई जहाज वाली तीव्र ऊर्जा के साथ व्यक्ति की जीवन शक्ति यानी आयु को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। वो अचानक से गहरे संकटों से बाहर निकाल लाएगा। अरे वाह, ये तो क्रिकेट मैच के उस अंतिम ओवर की तरह है। वो कैसे? जहां दर्शकों को लग रहा हो कि मैच पूरी तरह से हाथ से निकल गया है, हार तय है, लेकिन अचानक बल्लेबाज लगातार छक्के जड़कर हारा हुआ मैच जिता दे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। सफलता शायद थोड़ी देर से आए, एकदम अंतिम क्षणों में, लेकिन जब आएगी तो इतनी धुआंधार आएगी कि सब देखते रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि विज्ञान हर परिस्थिति का विश्लेषण करता है। हाँ, दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। मान लीजिए कि उसी अष्टम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो प्रकृति से पापी या अशुभ है और वो वक्री हो गया है। अब क्या होगा? अष्टम भाव रोगों का भी तो है ना? हाँ, जब ये अशुभ ग्रह अपने प्रचंड वेग के साथ वहां सक्रिय होगा तो वो शरीर के अंदर के छिपे हुए रोगों को इतनी तेजी से ट्रिगर करेगा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसे संभाल नहीं पाएगी। इसे तो मेडिकल टर्म में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। एकदम सही। पहले अचानक डायबिटीज सामने आएगी, कुछ ही महीनों में थायराइड बिगड़ जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाएगी। बाप रे, मतलब स्वास्थ्य समस्याएं एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह जुड़ती चली जाएंगी। हाँ, क्योंकि उस अशुभ ऊर्जा का वेग इतना ज्यादा है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो सच में डराने वाला हो सकता है। और क्या यही सिद्धांत जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। जैसे करियर या मानसिक स्थिति। अगर कोई ग्रह दशम भाव में हो, जो कि व्यक्ति के कर्म और समाज में उसकी छवि का स्थान है, तो वहां वक्री ग्रह का प्रचंड वेग क्या कर सकता है? दशम भाव हमारी मानसिक स्थिरता और काम करने के तरीके का केंद्र है। अगर यहाँ कोई अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो व्यक्ति के मानसिक संतुलन और नर्वस सिस्टम पर बहुत ही तीव्र प्रहार करता है। नर्वस सिस्टम पर? हाँ, उस व्यक्ति के दिमाग में इतनी अधिक और अनियंत्रित ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके परिणाम क्या होते हैं? ऐसे मामलों में अत्यधिक मानसिक विकार, यहाँ तक कि सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मनोवैज्ञानिक लक्षण देखे जा सकते हैं। व्यक्ति का बर्ताव बहुत अजीब या आक्रामक हो सकता है। हाँ, जिससे आसपास के लोग और परिवार वाले बुरी तरह परेशान हो जाएं। यहाँ भी कारण वही है, वेग। बिल्कुल, नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से दिमाग पर हावी हो रही है। इन उदाहरणों से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि वक्री कोई स्वतंत्र अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक मल्टीप्लायर है। आपने बिल्कुल सही शब्द चुना, मल्टीप्लायर। लेकिन एक और उदाहरण है जो
सच में इंसानी दिमाग की जटिलता को दर्शाता है। अच्छा, वो क्या है? अगर वक्री ग्रह की ये तीव्र ऊर्जा एक ही व्यक्ति के भीतर दो पूरी तरह से विपरीत हुनर पैदा कर दे तो ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। मतलब अगर कोई ग्रह एक साथ दो अलग अलग भावों का स्वामित्व रखता है, मान लीजिए एक भाव बहुत ही तकनीकी है और दूसरा कलात्मक है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो क्या उसकी वक्री ऊर्जा इंसान को एक साथ एक कड़क इंजीनियर और एक भावुक हारमोनियम वादक बना सकती है? एक ही दिमाग में नॉर्थ पोल और साउथ पोल? बिल्कुल बना सकती है, और यही इस पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता और जटिलता है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि ग्रह पृथ्वी के करीब है, तेज गति से चल रहा है और उसकी ऊर्जा एम्प्लीफाई हो गई है, तो हम ये भी समझ पाते हैं कि ये ऊर्जा इंसान के न्यूरल पाथवेज को कैसे प्रभावित करती है। मतलब दिमाग के सर्किट्स को? हाँ, अगर ग्रह दो अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रचंड ऊर्जा डाल देगा। अरे वाह! वो व्यक्ति दिन में एक अत्यंत तार्किक और नीरस कोड लिखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, और रात में एक ऐसा संगीतकार जो हारमोनियम पर शास्त्रीय राग बजाकर लोगों को रुला दे। मतलब वक्री ग्रह की ऊर्जा एक एम्प्लीफायर की तरह काम करती है। एकदम सटीक। जो भी गुण उस ग्रह के अधिकार में है, वो उसे कई गुना बढ़ाकर जीवन में एक साथ प्रस्तुत कर देता है। इसीलिए बिना ये गहराई से जांचे कि ग्रह शुभ है या अशुभ, केवल वक्री शब्द सुनकर डर जाना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये अज्ञानता का प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य सूत्रों को एक साथ पिरोएं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। आसमान में ग्रहों का वक्री होना कोई रहस्यमयी जादू टोना या देवताओं का क्रोध नहीं है। ये वेग, दूरी और गुरुत्वाकर्षण का एक बेहद सटीक विज्ञान है। गणितीय और तार्किक विज्ञान। हमारी पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य रबर बैंड की तरह ग्रहों को खींच रहा है, और उनकी अंडाकार कक्षाओं के कारण जब वे करीब आते हैं तो उनका वेग कई गुना बढ़ जाता है। और यही एम्प्लीफाइड ऊर्जा मानव जीवन पर कभी राजयोग तो कभी गहरी चुनौतियों के रूप में सामने आती है। ये बात सच में नमन करने योग्य है कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसे इतनी सटीकता से डिकोड कर लिया था। इस पूरी चर्चा का सार यही है। विज्ञान और वेदों का यह समन्वय हमें सिखाता है कि गहरे अवलोकन और शुद्ध तर्क की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। जो भौतिक गतियां आज हम नासा के डेटा या आधुनिक एफएमआरएस में देखते हैं, उसके पीछे की पूरी इंजीनियरिंग वही है जिसे हजारों साल पहले प्रवाह या 8 गतियों के रूप में स्थापित किया गया था। ये ज्ञान सिर्फ भविष्य जानने के लिए नहीं है, बल्कि अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर हमें ब्रह्मांड के वास्तविक नियमों के करीब ले जाता है। एकदम सही बात है। ये सच में एक बेहद शानदार और आंखें खोलने वाली यात्रा रही। हमने कार के इग्निशन की उपमा से शुरुआत की थी, और अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है। हाँ, और बिना इस इंजन को समझे ड्राइविंग सीट पर बैठना वाकई खतरनाक है। बिल्कुल। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक नया विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए, वो क्या विचार है? आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों का वेग मानव जीवन और प्रकृति पर इतना सटीक और गहरा प्रभाव डालता है। हाँ, एक अदृश्य प्रवाह जो लाखों किलोमीटर दूर से असर कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या यह संभव है कि इस असीमित ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे विशाल लेकिन आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात बलों का भी हमारी चेतना पर कोई ऐसा ही अदृश्य खिंचाव हो? ओह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। एक ऐसा बल जिसे शायद किसी प्राचीन ग्रंथ ने तो अपने किसी गूढ़ श्लोक में भांप लिया हो, लेकिन हमारी आधुनिक दूरबीनें अभी तक उसकी भाषा को डिकोड न कर पाई हों। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड के इस इंजन में अभी ऐसे कई गियर खोजना बाकी हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर ये विस्तृत विश्लेषण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।